नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत के जवानों पर फायरिंग की है। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी चौकियों पर फायरिंग की, जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया जबकि 3 अन्य घायल हो गए। आपको बता दें कि यह सीमा चौकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे आरएसपुरा के अन्य फॉरवर्ड एरिया में स्थित है। तो वहीं तीनों घायलों जवानों को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि जुलाई में पाकिस्तान ने तीसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। काकू कोठा पिंड है ना गाँव, वहीं पर बॉर्डर पे साथ में था, वहीं पर लाभ लगा रहे थे। तो कितने आदमी जख्मी होंगे? हम सर 3 ये पाकिस्तान की ओर से फायरिंग था? कहाँ से? पाकिस्तान कितनी बारी कर रहे थे? आतंकी हाफिज सईद और पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की विवादित मुलाकात को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इस बार बयान कांग्रेस के प्रवक्ता शकील अहमद की तरफ से आया है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले मोदी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। गौरतलब है कि हाफिज सईद भारत में मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में हैं। हाफिज सईद पर 26/11 हमले कराने का आरोप है। कुछ दिन पहले भारत के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने आतंकी हाफिज सईद के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया था। पाकिस्तान और सारा डेलीगेशन जो था वो एक दिन में चला आता है किसी सेमिनार के बहाने, और वहां हाफिज सईद से बात करते हैं जो इस मुल्क का सबसे बड़ा आतंकी ये देश उसको मानता है। ये सरकार के पीएमओ के जरिए भेजे गए थे कुछ ऐसी बातें करने के लिए जो शायद देश हित में नहीं है। मेरे भी कॉलम अखबार में छपते हैं, तो मैं पत्रकार नहीं हो गया। वैदिक जी पत्रकार कभी रहे होंगे, लेकिन हम लोग उनको 2 हैसियत से ज्यादा जानते हैं, बल्कि 3 हैसियत से। एक कि वो कॉलम लिखते हैं अखबारों में, दूसरा वो बाबा रामदेव के एक स्पोक्स पर्सन है, जो अंग्रेजी का चैनल या मीडिया लिख रहा है, बाबा रामदेव एड लिख रहा है उनको, और साथ में आरएसएस के लोगों के निकट के रहने की वजह से वो जाने जाते हैं। मुंबई में लगातार हो रही जोरदार बारिश ने मुंबई वासियों को गर्मी से तो कुछ राहत दे दी है, लेकिन साथ ही मुंबई वासियों को परेशानी भी बढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। जलभराव के कारण गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिख रही हैं। साथ ही लोकल ट्रेन भी बारिश के कारण प्रभावित हैं। यातायात प्रभावित होने के कारण लोगों को दफ्तर जाने में देरी हो रही है। साथ ही स्कूल के बच्चों को भी स्कूल जाते समय काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर हुए जलभराव ने एक बार फिर बीएमसी के मानसून से निपटने की दावों की पोल खोलकर रख दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर हर तरफ सपा सरकार की आलोचनाएं होने लगी हैं। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि महिला आयोग को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर यूपी सरकार ने मर्सिडीज और लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां खरीदी हैं, जो कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। इसका बसपा कड़े शब्दों में निंदा करती है। सपा सरकार है, उसने जो महिलाओं का बजट कम करके और जो लग्जरी गाड़ियां अपने खुद के लिए ली हैं, कि जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी तो हमारी सरकार ने सर्व समाज में से जो गरीब लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पावर में आई तो लगे हाथ ही इस पार्टी की सरकार ने इन जनहित की सभी योजनाओं को बंद कर दिया था।
कोतवाली थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोहल्ले में सपा नेता व पूर्व पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल ने ईदगाह की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ईदगाह जहां नमाज पढ़ी जाती है, उस ईदगाह की जमीन पर कब्जा कर जमाल एक आलीशान घर बनाने की सोच रहा है। इस जमीन को लेकर स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है। जब कोर्ट में पैमाइश कराई जा रही थी तो अरशद जमाल के गुंडे स्थानीय लोगों के साथ हाथापाई करने लगे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया। इस पैमाइश से यहां की जनता काफी आक्रोशित है और सपा के नेता की इस गुंडई से आने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहां की जनता ने ठेंगा दिखाने का मन बना लिया है। जो है उसमें ईद बकरीद और जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है जी। वो ईदगाह का सहन है, उसको बंद किया जाता है और ईदगाह के आने जाने का रास्ता है जी। ईदगाह में आने जाने का रास्ता है और वहाँ पे 5 फीट रास्ता पहले से मौजूद था, उनके बैनामे से साबित है और मास्टर प्लान में उन्होंने जो नक्शा पास कराया उसमें 3.5 फीट ऑलरेडी वो ईदगाह और चेयरमैन पति के बन रहे मकान के विवाद को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उसको जिलाधिकारी महोदय को निस्तारित करना उनका प्रावधान। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 70 वर्षीय बुजुर्ग का शव बेड के अंदर सड़ी गली अवस्था में मिल जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान के चोपड़ा के रूप में की है। पुलिस ने इस शव को एम्स ट्रॉमा सेंटर में रख दिया है और परिजनों को पता लगा रही है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि बुजुर्ग के ATM कार्ड से पैसे भी निकाले गए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर हत्यारे की तलाश में जुट गई है। दरअसल तुगलकाबाद एक्सटेंशन गली नंबर 11 स्थित 5 मंजिला मकान 8Z 9/12 की दूसरी मंजिल से 2 दिन से बदबू आ रही थी और जब ये बदबू ज़्यादा बढ़ गई तो किराएदारों ने पुलिस को फ़ोन करके इसकी सूचना दी। जब पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो वहां का नज़ारा ही कुछ और था। बेड के अंदर एक बुजुर्ग का शव पड़ा था जिसके हाथ पैर बंधे थे। पुलिस और ये एक बॉडी उसके बेड के अंदर बड़ी हुई थी और बहुत ही सड़ी गली हालत में थी। इसके हाथ पैर बंधे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्मेल थी। पुलिस आई थी, वो इसे ले गई है। अभी कोई शिनाख्त हुई नहीं है, इंक्वायरी कर रहे हैं पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी क्षेत्र में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से ठगों ने 9 लाख रुपए ठग लिए। दरअसल पेशे से टीचर भद्रपाल ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें बताया गया था कि रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी निकली है, जिसके बाद भद्रपाल ने अपने बेटे व बेटी की नौकरी के लिए 9 लाख रुपए दे दिए। लेकिन पैसे देने के 10 महीने बाद भी उनके बच्चों को नौकरी नहीं लगी और न ही उनके पैसे उन्हें वापस मिले। थक हार कर भद्रपाल ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे दूर के शहर हैं ग्राम के ग्राहक है, उनका नाम नरेंद्र कुमार, के पिताजी ओम प्रकाश। उन्हें कई बार जो है इस तरीके के साजिश रची थी कि जो है मतलब मैं अपने बच्चों की नौकरी लगवा लूं, तो इसलिए उन्होंने 9 लाख रुपये ठग लिया। उसके बाद जब मांगने जाते हैं तो उन्हें मतलब झूठे मुकदमा फांसना के कुछ शिकायत करो तो कहीं जो है तुम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने ना रुपये वापस किया और ना नौकरी लगवाई अभी तक। इस बारे में सुनगढ़ी पुलिस द्वारा केस की जांच की जा रही है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सत्यता के आधार पर अमल में लाई जाएगी। आगरा पुलिस को उस समय एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने एक शातिर वाहन चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग के सदस्य वाहनों की चोरी कर उनकी नंबर प्लेट बदलकर फर्जी कागजात बनाकर बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 15 2 पहिया वाहन, 15 मास्टर चाबी, लोग तोड़ने का सामान, फर्जी कागजात, 1 तमंचा आदि बरामद किए हैं। पुलिस को ये कामी वाहनों की चेकिंग के दौरान मिली जब 5 युवकों के पास से पुलिस को फर्जी कागजात मिले। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को जेल में भेज दिया है। चोरों का एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा गया है, जो ASP साहब क्षेत्राधिकारी लोहा मंडी के नेतृत्व में शैलेश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में था, जिसमें इंस्पेक्टर शाहगंज और उनके सहयोगी सीताराम सरोज सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार और कांस्टेबल मोहम्मद कयूम, विवेक सिंह, प्रेम सिंह, आलोक शुक्ला, शैलेंद्र सिंह, जाहिद खान और सीताराम यादव, इन सब की एक टीम थी जिसके नेतृत्व में
ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चला है। ये जो 5 अपराधी पकड़े गए हैं, इसमें एक ग्वालियर का है, 2 भिंड के हैं, एक जालौन का है और एक आगरा में खैरागढ़ का है। कासगंज कोतवाली ढोलना क्षेत्र के विलराम पुलिस चौकी के सामने छोटी सी बात को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। दरअसल एक दिन पहले दोनों पक्षों के बच्चों में मामूली विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत एक पक्ष पुलिस में करने गया था, लेकिन उसी समय वहां दूसरे पक्ष के लोग भी पहुंच गए, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, साथ ही लोगों ने पुलिस चौकी पर भी पथराव किया। पुलिस ने तुरंत इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। बताइए क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, मैं तो नमाज पढ़ के उधर से निकल रहा था, 2 पक्षों में लड़ाई हुई। लोहारों में यहाँ के सेफी हैं। प्रशासन इतना था नहीं, चौकी में पथराव करना शुरू कर दिया, ईंटबाजी को शुरू कर दी। इसमें एक गाड़ी भी चोटेल हो गई, चौकी में भी ईंटें पड़ी हुई है। यहाँ से सब तमाम लोग गवाह इस बात के। एक छोटा बच्चा साइकिल से आ रहा था, उसकी साइकिल दूसरे छोटे बच्चे की लग गई। जिस पक्ष के बच्चे के चोट लगी, उसने उस बच्चे को पीट फाड़ दिया। अब इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो चौकी पत्थरबाजी भी की थी अंदर? चौकी पे भी पत्थर गए हैं, वैसे तो बाहर रोड पे हैं पत्थर, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के चौंकाने वाले खुलासे के साथ ही यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुलासा किया है कि यूपी सरकार के पास मर्सिडीज और लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों को खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन महिला आयोग पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास मर्सिडीज और लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ियों के लिए पैसा है और महिला आयोग के बजट में 85% की कटौती कर दी है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल चिंता का विषय बना हुआ है और सरकार ने महिला आयोग के बजट में 85% की कमी की है। महिला की जान को साइकिल से भी कम माना जाता है कि एक सरकार, राज्य सरकार ये मुनासिब समझता है कि मर्सिडीज बेंज खरीद सकते हैं, मगर महिला सुरक्षा के लिए हम उसमें कटौती लाएंगे और उसकी बजट में हम कम करेंगे। ये जो बलात्कार बढ़ गए, सब हर तरह से ये जो उनको हम टॉर्चर करते हैं महिलाओं को अपना हक समझ के, यहीं से इशारा होता है। वो आंकड़ों से हमारी अफसोस है। अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके ससुराल वाले उसे और उसके परिवार को बार बार पुलिस से पकड़वाने की धमकी देते थे। साथ ही आए दिन घर में झगड़ा भी होता रहता था और उसकी पत्नी की वजह से उसके परिवार वाले उससे दूर रहने लगे थे। जैसे ही पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर आरोपी पत्नी और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। रिश्ते तो पति पत्नी का था ही, लेकिन जब से शादी की तब से शादी के जैसे मारामारी जैसा माहौल हो गया, वो शुरुआत हुई। फिर हमारे घर आई, हमारे घर आके उन्होंने दो चार महीना ठीक निकाला, आके बहुत झगड़ा किया, ऐसा किया। एक साल में 2-3 बार उसके माँ बाप समाधान के लिए इधर आते। सुल्तानपुर में स्कूल चलो अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों ने पूरे शहर में रैली निकाली। इस मौके पर जिलाधिकारी अदिति सिंह भी मौजूद रहीं। पत्रकारों से बात करते हुए जिलाधिकारी ने माना कि सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की अपेक्षाएं सुविधा कम हैं, जिससे लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें स्कूलों में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद समय समय पर स्कूलों को चेक करेंगी जहां पर टीचरों के देर से आने और मिड डे मील की लापरवाही की शिकायत आएगी। की बात है, सभी को स्वतंत्रता है जहां वो चाहें अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है कि जो गुणवत्ता है, हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता जो प्राइमरी स्कूलों में हम पाते हैं कि अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और उसी प्रकार से वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में बच्चे आए, उनको मिड डे मील मिले। तो इसमें हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिल सके।
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एक नई पहल की शुरुआत की है। सीबीएसई ने अपने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वो संस्कृत सप्ताह मनाएं। आपको बता दें कि 30 जून को सीबीएसई बोर्ड ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है, जिससे नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार आइलैंड के डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से कहा गया है कि 7 अगस्त से 14 अगस्त तक स्कूलों में संस्कृत सप्ताह मनाया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए एनएनसी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।